हमारे एस10 की खास पेशकश में आज हम ऐसे मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे जो समाज सेवा से जुड़े, यानी रक्तदान वीर भी इन्हें कहें, साहित्यिक सृजन में भी इनकी अभिरुचि, एक नाट्य कलाकार भी इन्हें कहें और साथ ही आरपीएफ में सीनियर इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हुए ऐसे शख्सियत शरद गुप्ता जी आज हमारे बीच में हैं। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट हैं। उनसे हम उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनेंगे कि उन्होंने कब से ये सामाजिक सेवा, रक्तदान, नाट्य कलाकार व आरपीएफ सेवा में कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी। आइए बात करते हैं शरद गुप्ता जी से। शरद गुप्ता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। शरद जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपके जीवन परिचय के बारे में बताएं। इतनी सारी विधाएं आपके पास है, इतनी छोटी उम्र कैसे आप समाज के सामने लाए? ये मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे समय समय पर सीखने के अवसर मिलते रहे और मुझे जब भी कोई भी अवसर मिला, मेरी पूरी कोशिश ये रही कि मैं उस अवसर का लाभ उठाऊं। जी। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक आम परिवार का हिस्सा रहा हूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक दृश्य उपजा कि मुझे यूनिफॉर्म से जुड़ना है। उस यूनिफॉर्म की तलाश में मैं स्कूल से एनसीसी से जुड़ा। स्कूल और कॉलेज एनसीसी में रहने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर कई कैंप करने के बाद मुझे एनसीसी के माध्यम से इस देश दुनिया की बहुत सारी जानकारियाँ मिली। उन जानकारियों के साथ बढ़ता हुआ मैं रक्तदान से जुड़ा। बहुत बढ़िया। वह 90 का वो दशक एक ऐसा दशक था जबकि कोटा शहर में प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स का बोलबाला था। आम आदमी रक्तदान के नाम से ऐसा डरता था जैसे उसने भूत देख लिया हो। जी। ऐसे में हम एनसीसी के कुछ छात्रों ने मिलकर, कुछ युवाओं ने मिलकर कोटा शहर के युवाओं को रक्तदान से जोड़ना शुरू किया और हम एक ऐसे स्तर तक पहुँचे जहाँ पर कि साल में 350 से 400 यूनिट रक्तदान हमारे माध्यम से होने लगा था। जी। ये रक्तदान पूरी तरीके से वॉलंटरी था। जी। इसमें हमारा पूरा प्रयास ये रहता था कि रक्तदान के नाम पर किसी भी तरीके की कोई भी धोखाधड़ी ना हो, किसी से पैसा नहीं लिया जाए, यहाँ तक कि रक्त का दुरुपयोग भी ना हो। बहुत बढ़िया। शरद जी, आपने अब तक कितनी बार रक्तदान किया और कई बार आपको अवार्ड भी मिले हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने रक्तदान कैसे किया। जी। मैं जब वर्ष 87 में कोटा शहर में आया तो मैंने अपने एनसीसी के सीनियर्स की चेस्ट पर ब्लड डोनेशन का मेडल लगा देखा। जी। और ये मेरी एक बाल सुलभ उत्कंठा कहिए कि मुझे वो मेडल चाहिए था। उसके लिए मुझे मालूम पड़ा कि यदि मैं ब्लड डोनेशन करूँगा तो मेडल मुझे मिल जाएगा। शारीरिक उठाव जो था वो वर्ष उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। 16 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार रक्तदान किया और वो मेडल मुझे अपने चेस्ट पर लगाने का सौभाग्य मिला। उसके बाद अब तक मैं 77 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 2 बार प्लेटलेट्स डोनेशन कर चुका हूँ। मुझे ये कहने में भी गर्व है कि मैं एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल तक रक्तदान कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। शरद जी, ये जो रक्तदान का जज्बा उस समय कोटा शहर में देखने को नहीं मिलता था, आप लोगों के अथक प्रयास से आज जो रक्त की कमी, यानी जो लोगों में जागरूकता थी और आपने युवाओं को उससे जोड़ा, तो उस समय
कोटा में रक्त ब्लड बैंक नहीं हुआ करते थे, तो किस तरह आप मतलब इस सेवा से लगे रहे? उस समय कोटा शहर में केवल एक ही ब्लड बैंक था, जो MBS महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल का ब्लड बैंक था। जी जी। साधनों का भी अभाव था। दूरसंचार क्रांति बहुत बाद में आई है। मोबाइल उस वक्त नहीं हुआ करते थे, फ़ोन भी बहुत सीमित थे। जी। ऐसे में हमारे पास में यदि कोई साधन था तो वो ये था कि रक्तदाता का एड्रेस पर जाकर उससे संपर्क करो और उसको लेकर आओ। कई बार ऐसा होता था कि घर जाने के बाद भी रक्तदाता घर पे उपलब्ध नहीं है, शहर से बाहर है। ऐसे में हमें बहुत समय सिर्फ रक्तदाता को ब्लड बैंक तक लेके आने में लगता था। उस समय एक समस्या ये भी थी कि बीमार के परिचर खुद रक्त देने से डरते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे सामने ही परिवारजन मना कर रहे हैं, ऐसे में हमें कुछ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी। हमने उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया कि जब तक आप अपने परिवार से रक्तदान नहीं करेंगे तब तक हम न तो आपके पक्ष में रक्तदान करवाएंगे, ना ही किसी दूसरे को रक्तदान करने देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के डर में, दिमाग में जो डर था वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ और कोटा शहर के ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के मरीज और उनके साथ आए हुए उनके परिवारजन रक्तदान से जुड़ने लगे। बहुत खूब शरद जी। शरद जी, आप में शुरू से ही सेवक का जज्बा था। आपने RPF ज्वाइन की और सीनियर इंस्पेक्टर तक आप रहे। किस तरह की परिस्थितियाँ उस समय रहती थी और किस तरह आपने रेलवे में इस कार्य को बखूबी किया और कहाँ कहाँ रहे आप? रेल सुरक्षा बल संघ का सशस्त्र बल का एक हिस्सा है। मैं अपने सेवा काल में दिल्ली, मुंबई और आसाम जैसे क्षेत्रों में रहा हूँ। अपने सेवा काल में लगभग 10 वर्ष मैंने रेल सुरक्षा बल की अभियोजन शाखा में व्यतीत किए हैं, एक लोक अभियोजक के रूप में जी। लेकिन जब मैं फील्ड में रहा हूँ तो मुंबई में मेरी पोस्टिंग के दौरान मनमाड़, भुसावल, मुंबई शहर में मैं रहा। आसाम में मैंने इंटीरियर में पोस्टिंग निकाली है। हमारी सबसे मुख्य ड्यूटी रेल संपत्ति की सुरक्षा के अलावा चुनाव ड्यूटी रही है जी। इस ड्यूटी के दौरान मैंने छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के उन जिलों में भी ड्यूटी परफॉर्म की है जिन्हें कि हम आम तौर पर डिस्टर्ब एरिया मानते हैं। और मेरे पूरे सेवा काल के बारे में मुझे ये कहने में गर्व है कि मैं जिस क्षेत्र में भी इलेक्शन ड्यूटी में रहा हूँ, मेरे किसी भी बूथ से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, चाहे वो बंगाल हो चाहे बिहार हो। और मुझे ये कहने में भी गर्व है कि मेरे अधीनस्थ स्टाफ ने इतनी दमखम से और इतनी सतर्कता से ड्यूटी की है कि बेगूसराय बिहार में मेरे एक बूथ पर हमने 4 महिलाओं को पकड़ा फर्जी मतदान करते हुए जो बुर्का डाले हुए थी जी। शरद जी, RPF का जो आपका दल है उसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तस्करी ये सब चीज़ें उसी के अधीन होती है, जैसे नशीले पदार्थ। तो किस तरह आप उस अंजाम को बखूबी निभाते थे? रेल सुरक्षा, रेल परिसर की सुरक्षा 2 सुरक्षा बलों में बटी हुई है, GRP और RPF। लॉ एंड ऑर्डर का काम मूल रूप से GRP का है, जो कि स्टेट पुलिस है जी। रेल संपत्ति और रेल यात्री की सुरक्षा RPF की जिम्मेदारी है। कई बार इन दोनों के बीच का फर्क आम जन को नज़र नहीं आता जी जी, लेकिन ये मामूली सा फर्क है। मेरी ड्यूटी के दौरान मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि कोटा स्टेशन पर मैंने 3 अपराधी पकड़े थे जो कि यात्रियों को नशीली दवा देकर बेहोश करके उनको लूटा करते थे जी। पकड़ना तो हमने पकड़ तो लिया, लेकिन समस्या ये थी कि वो केस GRP में जाना था जी। और हमने पकड़ के उनको GRP को हैंडओवर कर दिया। आगे की कार्यवाही
जीआरपी द्वारा उस मामले में की गई। ये उस समय का एक बहुत अच्छा केस था जिसमें हमें महाप्रबंधक वेस्ट सेंट्रल रेलवे से पुरस्कार भी मिला था। जी जी। शरद जी, आप काव्य सृजन भी आपने किया। रेलवे सेवा में आप आरपीएफ में रहते हुए किस तरह इस सृजन को बखूबी निभाते थे? कैसे समय वक्त निकाल पाते होंगे आप ये सब लिखने के लिए? यदि आदमी को अपने आप को जिंदा रखना है तो उसे कोई ना कोई शौक रखना होगा। मुझे शुरू से ही एक शौक रहा पढ़ने का और लिखने का। यहाँ भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे इस देश के नामचीन साहित्यकारों का आशीर्वाद शुरू से ही प्राप्त हुआ। बहुत बड़े। मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन, मालूम नहीं किस वजह से वो मुझे हमेशा से प्रेरित करते रहे लिखने के लिए। जी। एक बार ट्रेन में मेरी मुलाकात हुल्लड़ मुरादाबादी जी से भी हुई। उनने मेरे शब्दों को सुनने के बाद ये कहा कि आपके शब्द सामान्य रूप से गद्य न होकर पद्य हैं। बहुत बड़े। अगर आप इनको समायोजित करना शुरू कर देंगे तो कविता स्वतः निर्मित होती चली जाएगी। बहुत बड़े। ऐसे ही महापुरुषों की प्रेरणा से मैंने लिखना शुरू किया। भले ही मैं नहीं जानता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसका प्रभाव क्या होगा, लेकिन मैं एक शौक के रूप में लिखता हूँ और लिखने के बाद जब देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं सभी से आशीर्वाद मिलता है, शुभकामनाएं मिलती हैं। शरद जी, जो आपने काव्य सृजन किया वो हमारे दर्शकों को सुनाए। इस देश ने हाल ही में एक ऐसा दौर देखा जबकि सब तरफ त्राहिमाम था। बाजार बंद थे, दुकानें बंद थीं, घर खामोश थे। एक वैश्विक महामारी कोरोना, जहां पूरा विश्व त्रस्त था, भारत अपने आप में त्रस्त था। उस दौर में मैं मुंबई में पदस्थ था। डर के माहौल के बीच जिंदगी चल रही थी। उस डर के बीच एक गीत जो कि मैंने 25 मार्च 2020 को लिखा था, मत निकल मत निकल। बहुत सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल। बहुत खूब। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। बहुत खूब। भले तू आज बाध्य है, हर कदम असाध्य है, सहेज अपनी शक्ति को संवार कर, मत निकल मत निकल मत निकल। ये सोच ले तू गर्भ है, भविष्य का तू दर्प है, थम जरा समाज की दशा बदल, मत निकल मत निकल मत निकल। ये गीत 25 मार्च 2020 को मैंने लिखा, लेकिन किन्हीं शरारती तत्वों ने इस गीत के लेखक के रूप में आदरणीय हरिवंश राय जी का नाम जोड़ दिया और ये गीत इस कदर वायरल हुआ कि इस गीत को पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे गीत पार्श्व गायक उदित नारायण गा चुके हैं जी। हमारे देश के कई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इन लोगों ने इस गीत को अपने वॉल पर साझा किया है। मैंने जिस वक्त ये गीत अपने पूरे उठान पर था जी, गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया। हमारे देश में गायन की जितनी विधाएं हैं, हर विधा में किसी न किसी व्यक्ति ने इस गीत को या तो अपने नाम से
या हरिवंश जी के नाम से या मेरे नाम से डाला हुआ था। एक सबसे बड़ा जो मेरा अचीवमेंट इस गीत को लेकर है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा जी के डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डांस डिवीज़न ने इस गीत के ऊपर शास्त्रीय शैली में नृत्य की प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शामिल थे। जी 450 स्टूडेंट जो कि कोरोना में अपने घर में थे, विभिन्न 7 देशों में रहते हुए 13 मई 2020 को भारतीय समय शाम 4:15 पर फेसबुक पर इन 450 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में शामिल किया गया। बहुत खूब शरद जी। शरद जी, काव्य सृजन आपका बहुत बेहतरीन है और एक प्रेरणा स्रोत आपने जो काव्य जो रचना सुनाई, ये वास्तव में पूरे विश्व के में इस रचना ने एक धूम मचाई। शरद जी, आप तो सब पत्रकारों के बीच में भी रहे हो, समाज के बीच में भी रहे हो, आपने किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। वर्तमान पत्रकारिता के विषय में भी कुछ चंद लाइनें लिखी, आप दर्शकों को सुनाएं। निश्चित रूप से पत्रकार इस समाज का दर्पण है जी। यदि हम पत्रकार के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम इस समाज के बारे में ढंग से नहीं सोच पाएंगे। इसी सोच के साथ एक बार कुछ पंक्तियाँ जो मेरे दिमाग में आई थी जी जी मैंने लिखी। शायद पत्रकार वर्ग तो मुझे इसके लिए साधुवाद देगा ही, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। कि अपने बच्चों को बहलाने की खातिर कलम बेचता कर्ज चुकाने की खातिर कभी कभी वो सस्ते में बिक जाता है शब्दों का सम्मान बचाने की खातिर। वाह, बहुत बढ़िया। सुख दुख जन के मन को घेरे रहते हैं, सुख दुख जन के मन को घेरे रहते हैं, सांसों पर सत्ता के पहरे रहते हैं, भले एक दमड़ी भी उसके पास न हो पर आंखों में ख्वाब सुनहरे रहते हैं। सुख दुख जन के मन को घेरे रहते हैं, सांसों पर सत्ता के पहरे रहते हैं, भले एक दमड़ी भी उसके पास न हो पर आंखों में ख्वाब सुनहरे रहते हैं। पीड़ित का उद्धार कराने की खातिर, रुके हुए व्यापार कराने की खातिर कभी कभी वो रास्ते में बिक जाता है मजलूमों की जान बचाने की खातिर। वाह, बहुत बढ़िया। इस शासन के चमचे उसको भरमाते हैं, बाहुबली आए दिन आंख दिखाते हैं, भूख तोड़ने लगती जब अंतड़ियों को पलकों पर आंसू आकर जम जाते हैं। शासन के चमचे उसको भरमाते हैं, बाहुबली आए दिन आंख दिखाते हैं, भूख तोड़ने लगती जब अंतड़ियों को पलकों पर आंसू आकर जम जाते हैं। सुप्त लहर में ज्वार उठाने की खातिर, सुप्त लहर में ज्वार उठाने की खातिर, सांसों में अंगार उठाने की खातिर, कलम खून में डुबो हर्फ लिख जाता है जनता का ईमान बचाने की खातिर। वाह, बहुत बढ़िया। कि कुछ उसके शब्दों में छुपा हुआ है चमत्कार, कुछ उसके शब्दों में छुपा हुआ है चमत्कार। वो कवि लेखक कहलाता हो या कलमकार, सहना मुश्किल अन्याय देख लड़ जाता है। उस पल ही कुछ आंखों में चढ़ जाता है। कुछ उपक्रम तब रचते हैं कुशासन वाले, वो कलम छोड़ दे या कि उसे ही तोड़ डालें। संघर्ष युगों से यही निरंतर जारी है, हो सावधान अब शरद तुम्हारी बारी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर काव्य सृजन शरद जी आपका। पत्रकारों के साथ रहते हुए कई बार मैंने इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि उनके ऊपर अनपेक्षित दबाव होता है। उस दबाव के बीच में निर्भीक होकर पत्रकारिता करना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता हूं जो इन हालातों के बीच में भी अपनी पत्रकारिता को बचाए रखते हैं। बहुत बढ़िया शब्द आपके हैं शरद जी। शरद जी, आपने काव्य सृजन के तहत कृति आपकी सामने आई, तो उस कृति का क्या नाम है और क्या उसमें आपने
काव्य सृजन किया, हमारे दर्शकों को बताएं। कोरोना काल जिसके बारे में मेरा गीत था जी। कोरोना जब अपने चरम पर था, ये माँ सरस्वती की प्रेरणा थी कि लगभग हर दिन कुछ नए शब्द जुड़ते थे, और मैंने एक लघु काव्य संग्रह मेरा एक लघु काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, कोरोना काल का काव्य। मेरे इस लघु काव्य में 11 कविताएं हैं जो पूर्णतः कोरोना के ऊपर हैं। कोरोना की विभीषिका हमारे समाज को कहाँ तक ले जा सकती है, मेरी परिकल्पना। साथ ही साथ उस वक्त जबकि कोरोना को लेकर कोई भी जानकारी संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं थी, उस वक्त भी मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि एक दिन आएगा जब कोरोना को ख़त्म होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और निश्चित ही आज वो दिन हमारे समक्ष है कि हम सक्षम होकर कोरोना से लड़ रहे हैं, और कोरोना लगभग ख़त्म हो चुका है। रूप बदलकर सामने आता है लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है। मैंने इसमें कोरोना का उपचार भी उस समय दिया था जब इस देश में कोरोना का कोई उपचार नहीं था। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरा स्टाफ मुंबई जैसे शहर में, जबकि वहाँ से रेल यातायात के माध्यम से बाहर से आए हुए लोगों को वापस भेजा जा रहा था, बिल्कुल, मैं अपने स्टाफ को इस बीमारी से, इस उपचार की वजह से ही सुरक्षित रख पाया था। बहुत अच्छा आपने काम किया शरद जी। शरद जी, आप एक नाटक में भी आपने की बड़ी गहरी अभिरुचि रही है, और ये जो नाटक का काम आपने किया, तो इसके आपके गुरु कौन थे और इस ओर आपको लेकर गए? जहाँ तक नाटक की बात है, विश्व के नाट्य गुरु शेक्सपियर जी ने कहा था कि जिंदगी रंगमंच है और हम सभी कलाकार, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, हमारा ये संवाद निश्चित रूप से जीवन के नाटक का संवाद है। बहुत बड़े। हम कितना सलीके से, कितना तरीके से अपने संवाद को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये जीवन का नाटक है। जहाँ तक स्टेज के नाटक की बात है, मेरे गुरु प्रभंजन दीक्षित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित थे। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके सबसे विशेष शिष्यों में था। कॉलेज समय में मैं नाटक से जुड़ा था, और अब लगभग 30 साल बाद मैं महसूस करता हूँ कि नाटक के बिना जीवन अधूरा है। बहुत बढ़िया, क्या विचार है आपके? अपने नाटक के सर्वोत्तम समय में मैं राजस्थान राज्य स्तर पर श्रेष्ठ रंगकर्मी के रूप में सम्मानित हुआ। वेस्ट सेंट्रल रेल में मेरे नाटक ने 11 में से 7 पुरस्कार लिए। ऑल इंडिया रेलवेज में मेरा नाटक पुरस्कृत हुआ, और ये मेरा सौभाग्य ही था कि मैं नाटक के माध्यम से अपनी पहचान इस शहर में बना पाया, और आज आपके सामने भी हूँ और वो पहचान मेरे साथ है। ये मेरा सौभाग्य है। शरद जी, जिस समय आप स्कूल और कॉलेज में नाटक मंचन किया करते थे, तो मतलब रंगमंच पर नाटक को देखने के लिए एक उत्साह होता था, लेकिन आज धीरे धीरे ये स्थिति थोड़ी कमी, इस स्थिति में कमी आई है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इस गिरावट का दोष मैं दर्शकों को नहीं बल्कि रंगकर्मियों को दूंगा जी। बाजारीकरण के इस दौर में कोई भी रंगमंच के लिए समय देने को तैयार नहीं है, और बिना समय दिए नाटक अछूत जो है उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। नाटक तो तभी संभव है
जबकि हम अपना सब कुछ भूलकर पूरी एकाग्रता के साथ मंच पर उपस्थित हों। 1 घंटा 2 घंटा जो रिहर्सल का है, उस समय में हम उस दुनिया से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लें, तभी नाटक संभव है। लेकिन आज रुपहले पर्दे का दौर है, जिसे देखो, अगर ये समाचार मिल जाए कि कोई शॉर्ट मूवी बन रही है, कोई मूवी बन रही है, कोई सीरियल बन रहा है, बेतहाशा भीड़ आके खड़ी हो जाएगी। जिसे ढंग से खड़ा नहीं होना आता, वो कलाकार बन के, सीनियर आर्टिस्ट बन के खड़ा हो जाएगा। रील बनाने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन रिहर्सल के लिए समय हम लोगों के पास नहीं है। यही एक कारण है कि नाट्य दर्शकों में गिरावट आ रही है। यदि हम अपने कर्म को सही तरीके से करना शुरू कर दें, यदि हम आज नाटक के साथ में न्याय करना शुरू कर दें, कोटा शहर नहीं, विश्व के हर शहर में, हर गांव में दर्शक अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जीवंत कला को देखना चाहता है। बहुत बढ़िया। और नाटक एक जीवंत कला है। शरद जी, पहले चाहे समाज की कुरीतियाँ हो या कोई मतलब रामलीला, रासलीला, जो भी हो, एक मंचन के जरिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी दिखाई जाती थी, तो उसका जो एक प्रभाव शिक्षा के रूप में आम जन में जो पड़ता था, वो आज देखने को नहीं मिलता। तो उस दौर और अभी के जो दौर में क्या मतलब असमानताएं हैं? समय के हिसाब से परिवर्तन आवश्यक है जी। इस परिवर्तन का आशय ये नहीं है कि मूल वस्तुएं बदल जाएं। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि नाटक एक ऐसी कला है जो आज के 5,500 वर्ष पूर्व भरत मुनि ने 5वें वेद के रूप में स्थापित की। बहुत खूब। समय काल परिस्थिति के अनुसार नाटक के रूप बदले हैं, नाटक की शैलियाँ बदली हैं, नाटक का उद्देश्य बदला है, लेकिन नाटक का लक्ष्य आज भी वही है। समाज के बीच में सुधार लाना, समाज को जागृत करना, समाज को छुपी हुई बातों से अवगत करवाना, समाज में संस्कार पैदा करना। बिल्कुल। क्यों कि जब नाटक एक वेद का हिस्सा है तो नाटक संस्कार से बाहर जा ही नहीं सकता। तो उसकी शैलियाँ बदलने से, उसका रूप बदलने से उसका अर्थ नहीं बदलेगा। बिल्कुल। शरद जी, जो काव्य रचना का ही एक हिस्सा नाटक है, काव्य रचना के माध्यम से ही एक नाटक का जन्म होता है, ऐसा मानते हैं आप? काव्य विधा अपने आप में एक विधा है, लेकिन नाटक बहुत सारी विधाओं को मिलने के बाद बनता है। इसमें काव्य भी है, इसमें लेखन भी है, इसमें चित्रकला भी है, इसमें संगीत भी है। और यहाँ तक कि ये कहा जाए कि इस आर्ट में, नाटक एक ऐसी आर्ट है जिसमें मार्शल आर्ट भी है। बहुत बड़े। ये सभी कलाओं को मिलने के बाद में जो उसका अर्क है वो नाटक है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। बहुत सारी चीज़ें मिलने के बाद में एक नाटक तैयार होता है। इसमें रूप सज्जा, मंच सज्जा, संगीत, लाइट, साउंड, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद में एक नाटक तैयार हो पाता है। शरद जी, आपने जो नाट्य मंचन किया, जैसे रेलवे में कई पुरस्कार आपको मिले रंगकर्मी के हिसाब से, तो कौन से नाटक थे जिनको हमारे दर्शकों को साझा करें? मेरा लिखा हुआ ये नाटक है कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, मेरा कसूर क्या था जी। ये नाटक जवाहर कला केंद्र जयपुर द्वारा युवा नाट्य लेखक प्रतियोगिता में भी पुरस्कृत हुआ। और इस नाटक के मेरे द्वारा 7 शो किए गए, जिसमें से 2 शो रेलवे में थे। एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर डिवीज़न ड्रामा कंपटीशन में और दूसरा ऑल इंडिया रेलवेज ड्रामा कंपटीशन में। इंटर डिवीज़न ड्रामा कंपटीशन में हमने 11 में से 7 पुरस्कार लिए थे, जबकि ऑल इंडिया रेलवेज इंटर जोनल ड्रामा कंपटीशन में हमें 2 अवार्ड मिले। जी। शरद जी, जो आज रंगकर्मियों के सामने कई समस्याएं देखी जाती है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आप जैसे कलाकार, रंगकर्मी क्या मांग करना चाहते हैं कि किस तरह कलाकारों को आगे लाए? इसके लिए क्या और प्लेटफॉर्म
मिलना चाहिए या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स ज़्यादातर फाइलों में अटक के रह जाते हैं। जी। कुछ रंगकर्मियों में जागरूकता का अभाव और कुछ प्रशासन की अनदेखी। आज कोटा शहर के बारे में हम बात करें तो कोटा शहर में ऑडिटोरियम बन चुका है, लेकिन उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि वो रंगकर्मियों की पहुंच से बाहर है। उसके बाद भी सरकार ने हमें अवसर प्रदान किया कि उसमें साल में 5 नाट्य प्रस्तुतियां हो सकती हैं। जी। तो मंच इतना बड़ा है कि हम उतने दर्शक नहीं जुटा पाते, और जब खाली ऑडिटोरियम हो जी जी तो दर्शक जो आते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। एक दूसरा मंच है, कोटा आर्ट गैलरी के साथ में लगा हुआ है। वहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई हैं और भविष्य में भी होंगी, लेकिन अभी वहाँ की स्थिति ये है कि हमें रिहर्सल के लिए भी जगह नहीं मिलती। यदि हम रिहर्सल के लिए भी वहाँ जाना चाहें तो हमें 500 रुपये का भुगतान प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा। जी। आज इस शहर को आवश्यकता है कि रंगकर्मियों को भले ही कुछ मिले, लेकिन एक मानदेय सरकार की तरफ से मिले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। दूसरा, रंगकर्मियों को रिहर्सल के लिए एक जगह मिले जहाँ पर कि हम निःशुल्क रिहर्सल कर सकें। प्रस्तुतियों को प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिले, जिससे ज़्यादा युवा प्रस्तुतियां देने आगे आएँ। और एक सबसे बड़ी बाध्यता ये है कि यदि हम सरकार के समक्ष किसी भी कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो हमसे एक पत्र मांगा जाता है जिसे कि हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। जी। एक अमेच्योर आर्टिस्ट जिसके पास में कुछ भी नहीं है, अपने शौक को पूरा करने के लिए रंगमंच करता है, जैसे तैसे वो रिहर्सल में आने के लिए समय निकालता है, वहाँ तक आने की अपनी वाहन की व्यवस्था करता है, उससे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने घर वालों से पैसे लाके रजिस्ट्रेशन का जो सरकारी शुल्क है वो भी भुगतान कर पाए। बिल्कुल। यदि इन कलाकारों का रजिस्ट्रेशन उन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाए जो कि इनको प्रोत्साहित करती हैं, जैसे ललित कला अकादमी, साहित्य कला अकादमी, ये ही हमारा रजिस्ट्रेशन करें जो निःशुल्क हो। जी जी। तो शायद कुछ प्रोत्साहन शहर के रंगकर्मियों को मिलेगा। जी। शरद जी, रेलवे सेवा से, आरपीएफ सेवा से रिटायरमेंट के बाद, यानी आपने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी, उसके बाद अब आप इतनी सारी तो कला विधा आप में है, अब वर्तमान में आप अब क्या देख रहे हैं? बहुत समय से मेरी एक इच्छा थी जी पशुधन के साथ जुड़ने की। हम इंसान हैं, वो जानवर हैं, यानी कि जान उनमें हमसे ज़्यादा है। मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने डेयरी शुरू की है। मैं गौ पालन कर रहा हूँ और कोटा शहर के समीप ही छोटी सी डेयरी मेरी है, जहाँ पर कि मेरे पास में गुजरात की नस्ल गिर गाय हैं। बहुत बढ़िया। शरद जी, जाते जाते एक काव्य रचना आप हमारे दर्शकों को और सुना के जाएं। जैसा कि आपका आदेश हुआ है, एक ऐसी रचना जो मेरे मन में उपजी हुई पीड़ा को व्यक्त करती है, और एक ऐसी पीड़ा को जो किसी शब्दों से मुझे पहुंची थी, मैं आहत हुआ, उसके बाद में मैंने लिखने का प्रयास किया था। बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है कि आप शायद समझ जाएंगे कि मैं कहाँ और क्या कहना चाह रहा हूँ कि नया घर हो भी तो चीज़ें पुरानी छोड़ दें कैसे। वाह। किसी रचना के संबंध में मैंने लिखा था कि नया घर हो भी तो चीज़ें पुरानी छोड़ दें कैसे, कहो हम अपने पुरखों की निशानी छोड़ दें कैसे। वाह वाह वाह, क्या। नया घर हो भी तो चीज़ें पुरानी छोड़ दें कैसे, कहो हम अपने पुरखों की निशानी छोड़ दें कैसे, जहाँ बेचैन आँखें हों दरस को राम सीता के, नए ख्यालों में हम मीरा दीवानी छोड़ दें कैसे, कि तवारीखें गवाह होंगी अगर गुजरे अजाबों से, तवारीखें गवाह होंगी अगर गुजरे अजाबों से,
किसी की आँख में पानी भला हम छोड़ दें कैसे, भूल सकते नहीं खुशबू कभी खेतों की माटी की, भूल सकते नहीं खुशबू कभी खेतों की माटी की, मशीनें देखकर खुरपी पुरानी छोड़ दें कैसे, ये फटी चादर तो क्या महफूज इज्जत को रखा जिसने, फटी चादर तो क्या महफूज इज्जत को रखा जिसने, हवाएं धाए पन्ना की कहानी छोड़ दें कैसे, निकलती ही नहीं अब म्यान से तो क्या गिला इसका, वाह, निकलती ही नहीं अब म्यान से तो क्या गिला इसका, अमर महाराणा और झांसी की रानी छोड़ दें कैसे, वाह, अमर महाराणा और झांसी की रानी छोड़ दें कैसे। ये थे हमारे साथ नाट्य कलाकार, रक्तवीर, आरपीएफ में सीनियर इंस्पेक्टर और भी समाज सेवा से मैं काफ़ी लिप्त रहे वर्षों तक, श्री शरद गुप्ता जी। ये इस हफ्ते के हमारे स्पेशल गेस्ट थे। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।